अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर में इस समय बहुत ही बड़ा कोहराम मचा हुआ है। एक के बाद एक अमेरिका के कई बैंक डूबते जा रहे हैं और बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन बन रही है जो 2008 की मंदी के समय बनी थी। अब तक अमेरिका के 2 बड़े बैंक डूब चुके हैं, लेकिन कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यह संख्या और ज्यादा भी बढ़ सकती है। डूबने वाले बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक। 2008 के बाद ये अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है जो डूबा है। इस बैंक के डूबने की वजह से दुनिया में और अमेरिका में तो हड़कंप मचा ही हुआ है, साथ ही साथ भारत के भी कुछ स्टार्टअप्स टेंशन में आ चुके हैं। इन्वेस्टर्स के बीच डर का माहौल है। साथ ही साथ इंडिया के बैंकों में जो आम आदमी अपने पैसे जमा करा कर रखता है वो भी ये जानने की कोशिश में लगा है क्या अमेरिका के बैंकों के डूबने से इंडिया के बैंकों पर भी कोई असर पड़ेगा। क्योंकि जब 2008 में अमेरिका में बैंकिंग क्राइसिस हुआ था तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा था और दुनिया के कई देश आर्थिक मंदी में डूब चुके थे। तो चलिए जानते हैं कि ये अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक क्या है और उसके डूबने का कारण क्या है, वहीं इसकी वजह से भारत पर कितना संकट आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि जैसे आज अमेरिका का बैंक डूबा है, मान लीजिए अगर ऐसे ही कभी भारत का कोई बैंक डूब जाए तो क्या होगा। चैप्टर 1 सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स। दोस्तों 1983 में यह बैंक अमेरिका में बना था, यानी आज से लगभग 40 साल पहले। यह अमेरिका का 16th लार्जेस्ट बैंक था। जैसे कि सिलिकॉन वैली बैंक के नाम से ही ये स्पष्ट है कि ये स्पेशल केवल स्टार्टअप्स के लिए ही बना है। इसमें आपके और मेरे जैसे लोग अकाउंट नहीं खुलवा सकते थे। ये स्पेशली स्टार्टअप्स, कैपिटल वेंचर और टेक कंपनीज के ही खाते खोला करता था। इसका मेन काम भी यही था कि टेक कंपनी और स्टार्टअप्स को ग्रो करवाना। देखिए दोस्तों, किसी भी स्टार्टअप को शुरू में आसानी से लोन नहीं मिलता है, लेकिन ये बैंक जैसे तैसे भी जुगाड़ करके स्टार्टअप्स को लोन दे दिया करता था। इसके अलावा स्टार्टअप भी अपना पैसा इसी बैंक में जमा कराते थे। स्टार्टअप्स को फंडिंग चाहिए होती थी तो ये दुनिया भर के स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ा रिसोर्सेज था और यही कारण है कि दुनिया भर में जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनमें सिलिकॉन वैली बैंक का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये डूबा कैसे। तो दोस्तों इसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करते हैं। देखिए, बैंक अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए पब्लिक से ही पैसे लेता है। आप और हम जैसे लोग अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए बैंकों में सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट खुलवाते हैं। अब इस सेविंग अकाउंट पर बैंक हमें कितना ब्याज देता है? 2 से 3%। वहीं अगर करंट अकाउंट है तो इस पर तो हमें कुछ भी ब्याज नहीं मिलता है। इसके अलावा लोग बैंकों में एफडी और आरडी करवाते हैं तो उस पर भी हमें ज्यादा से ज्यादा 7-8% तक ब्याज मिल जाता है। तो इन सभी अकाउंट्स को मिलाकर बैंक के पास करोड़ों रुपए जमा हो जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि बैंक इन पैसों का क्या करता है। बैंक इन पैसों का लोन बांट देता है और वो भी 11 से 12% ब्याज पर, यानी लोगों से वो 2-3% या 6-7% इंटरेस्ट पे ले रहा है और दे रहा है 12% पर। तो दोस्तों ये जो बीच का डिफरेंस है ना, यही बैंक की कमाई है। तो अब मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि लोग बैंकों से लोन नहीं ले रहे हैं या बैंक लोगों को दे नहीं पा रहा है, तो अब बैंक इन पैसों को निवेश करना शुरू कर देते हैं और पैसे को वहां पर लगाते हैं जहां सबसे कम रिस्क और सुपर सेफ हो। और इसीलिए ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लेते हैं जहां इन्हें फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है, यानी ये अपनी कमाई तो जैसे तैसे करते ही रहते हैं। तो अब समझते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक कैसे डूबा। देखिए, इसकी शुरुआत तब होती है जब दुनिया में कोरोना का संकट कम होने लगता है। जब लोग घरों में कैद थे तो डिमांड बहुत ही कम थी। उस समय अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों को कम कर दिया। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सस्ते में लोगों को खूब लोन बांटा। इंटरेस्ट रेट लगभग 0 पर आ गई थी। उसका प्लान ये था कि इससे लोग ज्यादा पैसे खर्च करेंगे और अमेरिका में मंदी कम हो जाएगी। अब इस चीज का फायदा स्टार्टअप्स को भी मिला। लोग स्टार्टअप में ज्यादा पैसा लगाने लगे तो उससे स्टार्टअप्स की जबरदस्त कमाई हुई। अब स्टार्टअप्स ने अपनी इस कमाई को सिलिकॉन वैली बैंक में जमा करा दिया। 2017 में इस बैंक में टोटल डिपॉजिट $44 बिलियन का था। वहीं 2021 तक इस बैंक के पास टोटल $189 बिलियन का डिपॉजिट आ चुका था। यानी यहाँ पर आप देखिए कि इसकी कितनी ज्यादा ग्रोथ हो चुकी है। अब जैसे कि हमने पहले ये जाना कि जब बैंकों के पास डिपॉजिट आता है तो वो ज्यादा लोन देते हैं, लेकिन अब इस बैंक ने लोन ही नहीं दिया क्योंकि स्टार्टअप्स के पास तो पहले से ही पैसा था, तो वो लोन क्यों लेंगे। 2021 में इसने महज $66 बिलियन का ही कर्ज दिया। अब क्योंकि इसको उस पैसे का कुछ तो करना ही था और कहीं ना कहीं से तो इसे कमाई करनी थी, तो उसने दूसरा रास्ता चुना। वो ये कि उसने अपने पैसे को निवेश करना शुरू कर दिया। और निवेश कहाँ किया? इसने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदना शुरू कर दिया। $128 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इसने अकेले केवल बॉन्ड खरीदने पर खर्च कर दिया। वहीं बॉन्ड खरीदने पर इसको नुकसान ये हुआ कि इसको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट मिला। वहीं आज के वक्त इन बॉन्ड्स की कीमत काफी ज्यादा है और ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। वहीं दूसरी बात कि इसने गवर्नमेंट के लॉन्ग
लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, जहां पर चूंकि बेनिफिट तो काफी ज्यादा था, लेकिन वो पैसा उधार का था, यानी स्टार्टअप्स का था, जो वो कभी भी वापस मांगने आ सकते थे। चैप्टर 2, फेडरल रिजर्व बैंक का रोल। अब दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होती है फेडरल रिजर्व बैंक की वजह से। दरअसल पिछले 1-2 सालों से टेक इंडस्ट्री में गिरावट आ रही है। कई स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न फेल होते जा रहे हैं। रोज खबरों में यह सुनने को भी मिल रहा है कि हर स्टार्टअप अपने स्टाफ को कम कर रहा है, कर्मचारियों की छटनी कर रहा है। तो स्टार्टअप के डाउन होने की वजह से बैंक को भी परेशानी आने लगी, क्योंकि जिन स्टार्टअप में इसने पैसा लगाया था वहां से उसे मुनाफा ही नहीं आ रहा था। वहीं दोस्तों रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से भी तो मार्केट में उथल पुथल चल रही है। अब इसी बीच फेडरल रिजर्व बैंक अपनी ब्याज दरों को बढ़ाना शुरू कर देता है, यानी जो लोन उसने कोरोना के समय सस्ते में बांटा था, लोगों को अब उस लोन को ज्यादा इंटरेस्ट पे चुकाना होगा। अब चूंकि स्टार्टअप तो पहले से ही परेशानी में जूझ रहे हैं, उनके डेली के खर्चे नहीं निकल रहे हैं, एम्प्लॉय की सैलरी नहीं जा पा रही है, ऑफिस का खर्चा नहीं निकल पा रहा है, उसके पास पैसे की कमी हो रही है और नया लोन लेना महंगा हो गया है, और इसी बीच फेडरल रिजर्व बैंक अपनी ब्याज दरें बढ़ा देता है। तो अब वो स्टार्टअप पैसा लेने के लिए कहां पर जाएंगे? वो जाएंगे सिलिकॉन वैली बैंक में, क्योंकि उन्होंने वहां पर अपने पैसे जमा करा के रखे हुए हैं। अब क्योंकि बैंक तो पहले से ही उनके पैसों को बॉन्ड्स में लगा चुका है और वो पहले से ही नुकसान में चल रहा है। साथ ही फेडरल बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, उसकी वजह से उन बॉन्ड्स की कीमत और भी ज्यादा नीचे चली गई। तो अब दोस्तों शुरू में तो सिलिकॉन वैली बैंक को कोई दिक्कत नहीं आई, वो धीरे धीरे लोगों का पैसा वापस दे रहा था। लेकिन जब काफी ज्यादा मात्रा में स्टार्टअप को अपने रोजाना के खर्चे निकालने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, तो सभी ने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए और एक तरह से मार्केट में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों का इस बैंक के ऊपर से ट्रस्ट कम हो गया। अब क्योंकि बैंक के पास तो पहले से ही कमी थी, तो उसने क्या किया? उसने उन बॉन्ड्स को कम कीमत पर ही बेचना शुरू कर दिया, ताकि डिपॉजिटर्स की डिमांड को पूरी की जा सके और उसका ट्रस्ट भी कम ना हो। अब जैसे जैसे सस्ते दामों पर बॉन्ड्स को बेचते गए, बैंक को उतना ही नुकसान होता गया और आखिर में आकर बैंक ने कह दिया कि हमारे पास अपने निवेशकों को लौटाने के लिए पैसा नहीं है। अब दोस्तों इस चीज को कहा जाता है बैंक रन, जिसका सीधा सा मतलब होता है कि जब लोग एक साथ बड़ी संख्या में उस बैंक में से अपना पैसा वापस निकालना शुरू कर दें। और इस बैंक के डूबने में यही देखने को मिला कि लोगों ने अपना ट्रस्ट खो दिया था। दोस्तों फिलहाल बैंक के डूबने के बाद फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया है, यानी सरकार ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। और अमेरिका में अभी यह नियम है कि अगर कोई बैंक डूब जाता है तो सरकार द्वारा केवल $2.5 लाख यानी कि 2.5 करोड़ रुपए तक का ही बीमा दिया जाता है। यानी अगर किसी स्टार्टअप के 20 करोड़ जमा हो या किसी के 50 करोड़ जमा हो, लेकिन अब उनको केवल इंश्योरेंस के तौर पर 2.5 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। दोस्तों ऐसा ही नियम हमारे भारत में भी है। जब यहाँ पर कोई बैंक डूब जाता है तो इंश्योरेंस के तहत उसे 5 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। चैप्टर 3, भारत पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों आज के समय में दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और जब सुपर पावर अमेरिका का कोई बैंक फेल होता है तो इसका असर दूसरे देशों पर दिखना स्वाभाविक है। लेकिन क्योंकि ये बैंक स्टार्टअप कंपनियों से जुड़ा हुआ है तो इसका असर भी स्टार्टअप कंपनियों की ग्रोथ पर ही पड़ेगा। भारत के बैंकिंग सेक्टर पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इसका ज्यादा असर निवेशकों पर पड़ेगा। भारत में अभी ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने अपना पैसा इस बैंक में लगा रखा था, लेकिन देखिए अभी तक इसका कोई सटीक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन एक डेटा के अनुसार भारत में लगभग 21 स्टार्टअप्स में सिलिकॉन वैली बैंक का निवेश किया हुआ है। वहीं कई इंडियन स्टार्टअप्स सिलिकॉन वैली बैंक से लोन लिया करते थे। लेकिन दोस्तों इस वक्त तो भारतीय स्टार्टअप्स पहले से ही कैपिटल वेंचर जुटाने की समस्या से जूझ रहे हैं, तो अब उसे जहां से पैसे मिलने की संभावना थी वो वहां से भी नहीं मिल सकते हैं। और जब उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो हो सकता है कि वो डूब भी सकते हैं, अपने स्टाफ को नौकरी से निकाल सकते हैं, तो कई लोग यहाँ पर बेरोजगार भी हो सकते हैं। भारत में ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जिन्हें शुरू में इस बैंक से काफी ज्यादा मदद मिली यूनिकॉर्न बनाने में, जैसे कि फ्लिपकार्ट, ओला, जोमेटो। तो अब जो नए स्टार्टअप्स आएंगे उनको ऐसी मदद नहीं मिल पाएगी, तो भारत में अब ऐसे और यूनिकॉर्न निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब दोस्तों जब इतना बड़ा कोई बैंकिंग फेलियर होता है तो स्टार्टअप में पैसे लगाने वाले निवेशक भी आसानी से नहीं मिलेंगे। अगर स्टार्टअप में पैसे लगाने वाला सबसे बड़ा बैंक ही डूब जाता है तो दूसरे इन्वेस्टर भी पैसे लगाने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो आने वाले समय में स्टार्टअप को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चैप्टर 4, भारतीय बैंकिंग सिस्टम। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल यह आता है कि मान लीजिए अगर भारत में अमेरिका के बैंकों के जैसे ही कोई बैंक फेलियर मार जाता है तो
तो दोस्तों भारत के लिए एक बड़ी बात तो ये है कि भारतीय बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करता है। एक तरह से कहें तो आरबीआई देश के बैंकों के लगाम को अपने हाथों में रखता है और जब भी देश में ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो उसे आरबीआई बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करता है। जैसे हाल ही में यस बैंक डूबने वाला था, डूबने वाला क्या, वो तो एकदम डूब ही चुका था, लेकिन आरबीआई ने और बाकी बैंकों ने मिलकर उसे डूबने से बचा लिया। इसके अलावा अगर हम पिछले उदाहरणों को देखें तो जब 2008 में दुनिया भर में मंदी आई थी तो आरबीआई ने इससे निपटने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में काफी डील दी थी। रेपो रेट को बढ़ाकर 4% तक कर दिया था, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया था और आरबीआई के इन कदमों से ही इकोनॉमी में करीब 5,60,000 करोड़ रुपए लिक्विडिटी के तौर पर बाहर आए थे। तो दोस्तों एक तरफ जहां अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने जैसे ही महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ाई तो पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम फेलियर मार जाता है, लेकिन दूसरी ओर अगर आरबीआई को देखें तो वह भी तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पिछले साल भर में ही रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 6.5% तक कर चुका है। लेकिन हमारे देश में निवेशकों में कोई डर का माहौल देखने को नहीं मिला, साथ ही नहीं देश में कोई बैंकिंग सिस्टम फेल हुआ है, तो ये भी आरबीआई की एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा भारतीय लोगों की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लोगों को अमेरिका के लोगों को जैसे कर्ज लेने की आदत नहीं है। इंडियंस को लोन लेने में डर बना रहता है और ऊंची ब्याज दरों की वजह से वो लोन लेने से हमेशा बचते रहते हैं। भारतीय लोगों की आदत लोन के बजाय सेविंग करने की होती है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2027 तक भारत के लोगों की फाइनेंशियल सेविंग 135 लाख रुपए से बढ़कर 315 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। केवल हाउस होल्ड सेविंग यानी जो घर में हम बचत करते हैं वो 44 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। वहीं 2021 में भारत में लगभग 52% लोगों ने फिजिकल सेविंग के जरिए बचत की है, वहीं 47% लोगों ने एसेट्स में निवेश करके सेविंग की है। तो इस प्रकार की आदतें उन्हें बैंकिंग क्राइसिस से बचाने के लिए बहुत ही काम आएगी। तो दोस्तों जिस प्रकार से अमेरिका के बैंक एक एक करके नीचे गिरते जा रहे हैं, ऐसे में आरबीआई के ऊपर भारत का कितना ट्रस्ट है या भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर कितना ट्रस्ट है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक और शेयर जरूर करें। वहीं ऐसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।